हेलो एवरीवन, वेलकम। माई सेल्फ दीक्षित कुमार। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और हमने क्लास 12 केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक का एक चैप्टर स्टार्ट किया था, बायोमोलिक्यूल्स, जिसका एक वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं और आज हम उसका नेक्स्ट वीडियो देखने जा रहे हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ड्यूरिंग द वीडियो आपसे जो क्वेश्चनिंग की जाती है उसके आंसर जरूर दें। और वीडियो के लास्ट में जैसे आप वीडियो देख लेते हैं अपने नाम के साथ आई वॉच्ड वीडियो लिखना नहीं भूलेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक आज का। कल हमने देखा था व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था, सेल साइकिल की बात करी थी, एनर्जी साइकिल की बात करी थी, सारी चीजें हम कल देख चुके हैं। आज हमारे सामने टॉपिक जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मैंने आपको कल बताया था कि जब भी कार्बोहाइड्रेट्स की इनिशियल बात हुई थी तब क्या कहा था हमने, कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, C6H2O होल वाइड, ये फॉर्मूला जनरल अपने लिखा था। और जो भी कंपाउंड उस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर देगा वो कार्बोहाइड्रेट होगा, ऐसा हमने माना था। लेकिन 3 स्टेटमेंट हमने देखे थे। एक हमने एसिटिक एसिड और फॉर्मेल्डिहाइड वाला देखा, एक रिमनोज एंड डाइरिबोस शुगर वाला देखा था, और थर्ड स्टेटमेंट मैंने आपको कहा था कि कार्बन के हाइड्रेट्स पॉसिबल नहीं। ये 3 स्टेटमेंट ने हमको ये बताया कि वो डेफिनेशन जो हमने दी थी वो कभी भी सही नहीं हो सकती। उसके बाद हमने नई डेफिनेशन बनाई थी क्या, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स और द कंपाउंड्स व्हिच गिव सच कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, ये हमने डेफिनेशन बताई। तो डेफिनेशन तक हमारा काम पूरा हमने बता चुके थे। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हमको कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन करना है। तो 2 तरीके कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करने के। तो पहला तरीका टाइप फर्स्ट, ठीक है, हमको क्लासिफाई करना है कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स जनरली आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। किसमें कर सकते हो, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। आप इसमें लेंगे मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और इसमें आ जाएंगे पॉलीसेकेराइड्स। देखो मैं अभी इनको समझा नहीं रहा हूं, अभी सिर्फ क्लासिफाई करके बता रहा हूं, फिर इंडिविजुअल पढ़ेंगे हम। शुगर्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड्स किसे कहते हैं, डाइसेकेराइड किसे कहते हैं, ओलिगोसेकेराइड किसे कहते हैं। हर एक चीज को इंडिविजुअल भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो सिर्फ हम क्लासिफाई टेबल बना रहा हूं मैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब मोनोसेकेराइड्स को फर्दर 2 भाग में बांटा है। मोनोसेकेराइड्स को फर्दर 2 भागों में बांटा है। एक तो है एल्डोज और एक है कीटोज। मोनोसेकेराइड्स के अंदर फर्दर हमको 2 चीजें पढ़नी है, एक है एल्डोज और एक है कीटोज। ओलिगोसेकेराइड के अंदर भी 3 चीजें हैं, एक तो है डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड। डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड। अब है तीसरा आपका पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में आपको 2 पढ़ने हैं। पॉलीसेकेराइड में आपको 2 पढ़ने हैं। पहला होमोपॉलीसेकेराइड्स और दूसरा हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। इनके बारे में बता देता हूं क्योंकि शायद इसके बारे में डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है। इन सबको तो पढ़ेंगे, लेकिन नॉन शुगर्स और पॉलीसेकेराइड्स को बेसिक पढ़ना है। और उसका मतलब क्या देना, होमो का मतलब फिर मैं बता देता हूं। होमो का मतलब सेम, मतलब पॉलीसेकेराइड्स जिनके अंदर बहुत ज्यादा यूनिट्स बनती है हाइड्रोलाइसिस के कारण। तो जितने भी यूनिट्स बनेंगे वो सब अगर सेम है वो होमोपॉलीसेकेराइड कहलाएगा, और अगर अलग अलग यूनिट्स बनती है तो उसको हम कहेंगे हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। और इनको समझने के लिए पहले इन तीनों को तो समझना जरूरी है, व्हाट इज मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। तो एक बार ये पहला क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स का, टाइप फर्स्ट मैंने यहां लिख रखा है।
तो टाइप फर्स्ट में कार्बोहाइड्रेट्स को हमने दो भागों में बांटा, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। शुगर्स के अंदर हमने लिखा मोनोसेकेराइड्स एंड ओलिगोसेकेराइड्स। नॉन शुगर्स में मैंने बताया आपको पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स के अंदर दो है, एल्डोस एंड कीटोस। और फिर ओलिगोसेकेराइड्स में डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड एंड टेट्रासेकेराइड। नॉन शुगर्स में पॉलीसेकेराइड जिसके अंदर होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड। ये आपका क्लासिफिकेशन टाइप फर्स्ट। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का ही क्लासिफिकेशन हमको करना है और उसका टाइप सेकेंड। उसका टाइप सेकेंड देखो, टाइप सेकेंड में बहुत अच्छी चीज है। टाइप सेकेंड में हम करते हैं एक डिफाइन करते हैं किस आधार पर करना है हमको। टाइप सेकेंड में हम क्या करेंगे, सोचेंगे। जैसे कि मैं ये कहूं कि मुझे क्लास के सेक्शन करने में एग्जांपल कई बार दे चुका हूं। बॉयज गर्ल्स जेंडर के आधार पर कर सकता हूं, परसेंटेज के आधार पर, अबव 70 बिलो 70, डिवीजन के आधार पर, हाइट के आधार पर, वेट के आधार पर, किसी भी आधार पर मैं सेक्शन कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, सोचा कि कैसे कर सकता हूं। तो कार्बोहाइड्रेट में भी आपको यही करना है। आप 3 बेस के ऊपर जनरली कर सकते हो, ऐसे डिटेल में तो बहुत सारे हैं। पहला आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट्स। 3 चीजें हैं आपके पास, ठीक है। 3 मतलब आपने क्या क्या सोचा, बेस्ड ऑन मोलिकुलर साइज, बेस्ड ऑन टेस्ट के आधार पर, और तीसरा है बेस्ड ऑन रेड्यूसिंग नेचर, बेस्ड ऑन रेड्यूसिंग नेचर, ठीक है। तो सबसे पहला बेस्ड ऑन मोलिकुलर साइज, मोलिकुलर साइज के आधार पर, दूसरा बेस्ड ऑन टेस्ट के आधार पर, और तीसरा है बेस्ड ऑन रेड्यूसिंग नेचर के आधार पर। मोलिकुलर साइज के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, टेस्ट के आधार पर कैसे कर सकते हैं, और रेड्यूसिंग नेचर के आधार पर कैसे कर सकते हैं। तो मोलिकुलर साइज के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को 3 भाग में बांटा है। मोलिकुलर साइज के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को कितने भागों में बांटा है, 3, जो अभी हमने इसके पहले देखा था। कौन कौन सा? सबसे पहला मोनोसेकेराइड्स, सेकेंड है ओलिगोसेकेराइड्स, और थर्ड है पॉलीसेकेराइड्स। मोलिकुलर साइज के आधार पर 3 भागों में बांटा है, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेस ऑफ मोलिकुलर साइज। अगर मैं टेस्ट की बात करूं, नोट्स के अंदर थोड़ा सा सुधार करना, TAST लिख दिया है नोट्स के अंदर, ये आप सुधार कर लेंगे। और बेस्ड ऑन टेस्ट तो ये आएगा आपका शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। टेस्ट के आधार पर 2 है आपके, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। और बेस्ड ऑन रेड्यूसिंग नेचर, रेड्यूसिंग नेचर के आधार पर भी आपके 2 है, एक तो है रेड्यूसिंग, दूसरा है नॉन रेड्यूसिंग। एक है रेड्यूसिंग और दूसरा है नॉन रेड्यूसिंग। तो ये आपका टाइप सेकेंड क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करना है। 3 हमने बेस डिसाइड किए। पहला हमने देखा मोलिकुलर साइज, दूसरा हमने देखा टेस्ट, और तीसरा हमने देखा उसका रेड्यूसिंग नेचर। मोलिकुलर साइज के आधार पर 3 भागों में बांटा हमने, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। टेस्ट के आधार पर हमने बांटा शुगर्स एंड नॉन शुगर्स, और रेड्यूसिंग नेचर पर हमने बांटा रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग। अब वन बाय वन हम इन सबको डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सॉरी, सबसे पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप।
फंक्शनल ग्रुप के आधार पर इनको दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? फंक्शनल ग्रुप के आधार पर, फंक्शनल ग्रुप के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को दो भागों में बांटा है। पहला तो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और दूसरा है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। पहला है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, दूसरा है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो ये पहला क्लासिफिकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहली चीज फंक्शनल ग्रुप क्या है, सबको पता होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप आर द सब्सटेंस which are attached to hydrocarbon chain and changes their properties। हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़कर उनकी प्रॉपर्टीज को ये क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। उनको तो हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के आधार पर कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड किसे कहेंगे? which contains एल्डिहाइड ग्रुप, विच कंटेन्स एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा? CHO। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा? CHO। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें आपको CHO ग्रुप दिखेगा, एल्डिहाइड ग्रुप दिखेगा, वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। द कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या एल्डिहाइड ग्रुप इज नोन एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। दूसरा which contains कीटोन ग्रुप, जो किसको कंटेन करे? कीटोन ग्रुप, C डबल बॉन्ड O। अगर आपको CHO दिखेगा तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, अगर आपको कीटोन दिखेगा तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये इन दोनों की डेफिनेशन। द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप is known as polyhydroxyaldehyde. The carbohydrates which contains ketone group are known as polyhydroxy ketones। अब याद रखना है आपको एग्जांपल्स, खास बात तो यही है क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ डेफिनेशन या डिफरेंस आए, पूछा नहीं पूछा, आपको एग्जांपल देने ही देने। और यहाँ पर पूरा खेल एग्जांपल का ही, एग्जांपल आपको अच्छे से पता होने चाहिए। कल मैंने आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना के बताया था, उसके अंदर CHO ग्रुप जुड़ा था। तो हम यहाँ पर उसका तो एग्जाम्पल सीधा सीधा बता देते हैं, ग्लूकोज। क्या बता देते हैं? ग्लूकोज। यहाँ एग्जाम्पल सीधा सीधा क्या बता देते हैं? ग्लूकोज। और यहाँ पर अपन बता देते हैं फ्रक्टोज। यहाँ पर क्या बता देते हैं? फ्रक्टोज। देखो दोनों में सिमिलरिटी क्या पता है? दोनों का फॉर्मूला है C6H12O6। सबसे मजेदार बात, दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन फिर दोनों को अलग अलग क्यों कहते हैं? तो उसका कारण है क्योंकि इसके अंदर तो होता है CHO ग्रुप और इसके अंदर होता है कीटोन ग्रुप। और मैंने पहले कहा जब फंक्शनल ग्रुप अलग होगा तो उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होगी। ये दोनों क्या है? आइसोमर्स है। क्या है? आइसोमर्स। ये सारी चीजें आप पहले पढ़ चुके हो ऑर्गेनिक में। क्लियर? तो ये पहला तरीका क्लासिफिकेशन का अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स which contains aldehyde group CHO ग्लूकोज, which contains ketone group C डबल बॉन्ड O फ्रक्टोज। तो ये तो था पहला तरीका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। दूसरा सेकेंड हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेड्यूसिंग नेचर। सेकेंड क्लासिफिकेशन जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ रेड्यूसिंग नेचर। रेड्यूसिंग नेचर के आधार पर हम इसको कितने भागों में बांटेंगे? तो सेकेंड क्लासिफिकेशन of carbohydrates is on the basis of reducing nature. Second, on the basis of reducing nature. Basis of reducing nature. Reducing nature के आधार पर हमने अभी बताया था कितने भागों में बांटा था अपन ने? reducing nature के आधार पर दो भागों में बांटा था। पहला है reducing carbohydrates, दूसरा है नॉन रेड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा है नॉन रेड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले बात करेंगे हम रेड्यूसिंग शुगर। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? रेड्यूसिंग शुगर। रेड्यूसिंग शुगर क्या होता है? रेड्यूसिंग शुगर। तो रेड्यूसिंग शुगर की हम बात करेंगे तो यहां पर आपको दो चीजें काम में लेनी है। एक तो लेना है फेलिंग सॉल्यूशन और एक आपको लेना है टॉलेंस रिएजेंट। क्या लेना है?
टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? टॉलेंस रिएजेंट तो ये होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। लैब में प्रिपेयर्ड पहले से ही होता है कई बार तो, और नहीं भी है तो आप बाय यूजिंग सिल्वर नाइट्रेट अमोनिया सॉल्यूशन आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन भी दो आपके पास होते हैं कॉपर सल्फेट से बने हुए, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। उन दोनों को इक्विमोलर मिक्सचर में मिलाने पर फेलिंग सॉल्यूशन बनता है। तो ये दोनों आपको यहाँ पर जरूरत पड़ती है रेड्यूसिंग शुगर पता करने। क्लियर? तो आपको क्या करना है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट के साथ रेड्यूस हो जाते हैं, reduced by both of these। क्या रेड्यूसिंग शुगर किसे कहेंगे? द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर रेड्यूस्ड बाय फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट आर नोन एज रेड्यूसिंग शुगर। इनको हम क्या कहते हैं? रेड्यूसिंग शुगर। तो जिनका रिडक्शन किसकी मदद से हो जाए? फेलिंग एंड टॉलेंस। और अगर इनके एग्जाम्पल की बात करूं मैं, एग्जाम्पल्स तो कौन कौन से? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, दिस टू आर रेड्यूसिंग शुगर। ये दोनों क्या है? रेड्यूसिंग शुगर। आप चाहे तो डेक्सट्रोज होगा आपके लैब में, डेक्सट्रोज होता है, ग्लूकोज होता है, स्टार्च होता है, आप वो ले लें और उनको इन दोनों से चेक कर सकते हैं लैब में बैठ के कि क्या ये इनको रिड्यूस कर सकता है क्या। आप इजी वे में सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं लैब के अंदर, फेलिंग भी मिल जाएगा, टॉलेंस भी मिल जाएगा और ग्लूकोज के सोर्सेज भी आपको वहां पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये तो था आपका पहला रेड्यूसिंग शुगर। दूसरा हम बात करेंगे अब नॉन रेड्यूसिंग शुगर। तो सीधी सी बात है, ये रेड्यूस तो हो रहा है, वो नॉन रेड्यूसिंग है, तो इसका जस्ट क्या होगा? अपोजिट। तो अगला हम बात करेंगे, देखो मैंने पहले ही कहा था ये पूरा थ्योरी पार्ट है और अभी इनिशियल लेवल की चीजें बहुत इजी भी है और पीछे कुछ बहुत अच्छी चीजें भी आएंगी, लेकिन इन सब में ज्यादा पोर्शन करना है आपको ज्यादा काम करना है। चैप्टर रोज का रोज रीड करना है, रोज रीड करना है चैप्टर। जितना मैंने पढ़ा दिया वो वापस रीड करना है, उसको वीडियो से देखना है, उसके नोट्स वापस पढ़ने हैं। और एक हैबिट ये डाल लेना है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसके पहले आपको क्या करना है, कल जो मैंने पढ़ाया था वो चैप्टर भी रीड करें, आज मैंने जो पढ़ाया है वो भी रीड करें और 2-4 पेज कल मैं जो पढ़ाऊंगा वो भी रीड करें। रोज की ये रूटीन बना लो आप। मान लो कल मैंने पढ़ाया तो परसों 2 दिन जो पढ़ाया था उसको स्टार्ट से वापस रीड करो। मतलब रोज आपको चैप्टर स्टार्ट से लेकर कल जो मैं पढ़ाऊंगा वहां तक का रोज रीड करना है। ये रूटीन आपकी रोज डेवलप हो जानी चाहिए। नॉन रेड्यूसिंग शुगर तो क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट reduced by carbohydrates which are not reduced by किससे? फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट which are not reduced। इन दोनों से रिडक्शन नहीं होता है, इन दोनों से वो रिडक्शन शो नहीं करता है, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट्स वो क्या कहेंगे? नॉन रेड्यूसिंग शुगर। और इसका एग्जांपल लेना हो तो आप ले सकते हो सुक्रोज। कौन सा ले सकते हो? सुक्रोज। Sucrose is the suitable example of non-reducing sugar। तो किसे कहते हैं non-reducing sugar? The carbohydrates which are not reduced by फेलिंग एंड टॉलेंस रिएजेंट इज नोन एज नॉन रेड्यूसिंग शुगर. सुटेबल एग्जांपल सुक्रोज. तो ये हमारा सेकेंड टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर. अगली हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस. ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस. स्वीटनेस मतलब मीठे के आधार पर. वही जो अपने कहा था ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट. तो टेस्ट और स्वीटनेस के आधार पर दो भाग में हमने इनको बांटा था. पहला तो था शुगर्स और दूसरा था नॉन शुगर्स. फर्स्ट वन इज शुगर्स, सेकेंड वन इज नॉन शुगर. शुगर नाम से ही क्लियर है. कैसे होंगे ये टेस्ट में? मीठे. तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? स्वीट इन टेस्ट. और दूसरा soluble in water. What are sugars? तो शुगर्स के बारे में अगर हम बात करें तो शुगर्स आर
द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट एंड वाटर सोल्यूबल आर नोन एज शुगर्स। इसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो टेस्ट में जो मीठे लगे, आपको कैसे लगे, मीठा स्वाद हो और वाटर सोल्यूबल हो, उनको हम कहेंगे शुगर्स। क्या कहेंगे? शुगर्स। इनका एग्जाम्पल अगर आपको लेना हो, एग्जाम्पल आप ले सकते हो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कैन शुगर एटसेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ शुगर्स जो स्वाद में कैसे लगे आपको, मीठे, विच आर स्वीट इन टेस्ट एंड वाटर सोल्यूबल आर नोन एज शुगर्स। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कैन शुगर आर द एग्जाम्पल्स। नॉन शुगर्स की बात करें अगर हम, ठीक है, तो नॉन शुगर्स क्या होते हैं? टेस्टलेस। सबसे पहली चीज तो क्या है कि इनका कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस होते हैं एंड इनसोल्यूबल इन वाटर। और दूसरी खास बात क्या है? इनसोल्यूबल इन वाटर। इसका जस्ट अपोजिट, ये स्वाद में मीठे हैं तो ये स्वाद रहित है, इनका कोई टेस्ट नहीं है। दीज आर वाटर सोल्यूबल, दीज आर वाटर इनसोल्यूबल। इनका एग्जाम्पल ले, आप एग्जाम्पल ले सकते हो सेल्यूलोज, स्टार्च एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन शुगर्स। तो शुगर्स कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हैं? जो स्वाद में मीठे हों और वाटर सोल्यूबल, ये स्वाद नहीं होगा, और वाटर इनसोल्यूबल एग्जाम्पल्स मैं आपको बता चुका हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्लासिफिकेशन की तरफ, जो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटॉम्स। किसके आधार पर बताएंगे हम? नंबर ऑफ कार्बन एटॉम्स। सेकेंड, अगला हम जो बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटॉम्स, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, जैसे कि कार्बन एटम्स, आपको ये तो पता है कि सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कार्बन कंपाउंड से, ऑर्गेनिक मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। कार्बन कंपाउंड्स है तो उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन जैसे C1 और C2 तक तो आप जनरली बता ही रहे कार्बोहाइड्रेट्स, और जनरली स्टार्ट होते हैं 3, 4, 5 और 6। इनकी अगर हम बात करें तो हम कैसे बताएंगे? तो यहां पर आप लोगे ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस और हेक्सोस। ये 4 क्लासिफिकेशन आपने किया है। अगर आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो 3 कार्बन का है, जिसके अंदर कार्बन की संख्या 3 है, उस कार्बोहाइड्रेट को आप कहोगे ट्रायोस। क्या कहोगे? ट्रायोस। आप 4 कार्बन वाला है तो उसको क्या कहोगे? टेट्रोस। क्या कहोगे? टेट्रोस। 5 कार्बन वाला है तो क्या कहोगे? पेंटोस। और 6 कार्बन है तो क्या कहोगे? हेक्सोस। यहां पर जो स्टार्टिंग के वर्ड से ट्राई, टेट्रा, पेंट और हेक्स, दिस इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटॉम्स। ये तो क्या बताते हैं आपको कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स में कितने कार्बन एटॉम्स हैं। और पीछे ये जो है ना OSC, ये बताता है शुगर। क्या बताता है? शुगर के बारे में, मतलब मीठा है, स्वाद है, या कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानकारी दे रहा है। अब आपको पता है कि कार्बन की संख्या के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट में और क्या होना जरूरी है? तो पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होना जरूरी है। और दूसरा क्या जरूरी है? दूसरा जरूरी है फंक्शनल ग्रुप। या तो होगा वो एल्डिहाइड या वो होगा कीटोन। तो अगर आपका फंक्शनल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड है, मतलब क्या? CHO, इसके लिए आप लिखोगे एल्डोज। क्या लिखोगे? एल्डोज। देखो मजेदार बात, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो आप क्या लिखोगे? एल्डोज। और अगर आपका फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड O, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे? कीटोज। क्या लिखोगे? कीटोज। इसके लिए आप लिखोगे कीटोज। अब देखो दूसरा ये कि आपको बताना है, क्या बताना है? तो पहली चीज आपको बतानी पड़ेगी कि मान लीजिए आपके पास है कार्बन संख्या और ये दोनों है, तो आप नाम कैसे लिखोगे उसका? तो हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि हमारे पास 4 कार्बन एटम्स हैं प्लस 1 एल्डिहाइड ग्रुप है, 1 एल्डिहाइड ग्रुप है। हम नाम क्या लिखेंगे? तो आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसका आप एल्डो पहले लिख दो,
क्या लिख दो, एल्डो पहले लिख दो। एल्डो और OHC तो दोनों में कॉमन है। एल्डो लिखा आपने पहले, कार्बन एटम्स कितने, 4, तो 4 के लिए क्या है, तो एल्डो टेट्रोज ये लिखेंगे। और ये लिख दिया तो तुरंत क्या हो जाएगा, गलत। ये इसलिए मैंने बताया, क्यों गलत हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि साथ 4 कार्बन तो आपके मेन चेन वाले हो गए और एक कार्बन एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का होगा कि नहीं होगा। तो उस कार्बन को आप गिनोगे तो टोटल कार्बन कितने हो गए आपके, 5। टोटल कार्बन कितने हो गए, भले आपको यहां दिख रहे हैं 4, लेकिन एक इसके अंदर भी तो है 5। तो क्या लिखोगे आप, एल्डो पेंटोज। क्या लिखोगे, एल्डो पेंटोज। और एग्जांपल आप ले सकते हो, आपके पास है 5 कार्बन एटॉम्स, कितने हैं, 5 कार्बन एटॉम्स हैं और एक कीटोन ग्रुप है। एक क्या है, कीटोन ग्रुप। तो 5 कार्बन है कीटोन वाला, टोटल कितने हो गए, 6। तो क्या लिखेंगे हम, कीटो हेक्सोस। क्या लिखेंगे, कीटो हेक्सोस। तो ये याद रखना है, ठीक है। अब ये करेक्शन आपको करना है नोट्स के अंदर। नोट्स के अंदर जैसे कि क्या लिख रखा है, नोट्स के अंदर बता रखा है कि 5 कार्बन एटम एंड 1 कीटोन ग्रुप, लेकिन यहां लिख दिया एल्डो, यहां लिख दिया है एल्डो। तो वो करेक्शन आपको कर देना है, यहाँ पर कीटोन ग्रुप है तो कीटो आएगा, एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो आएगा। तो ये करेक्शन आपको करना है कीटो हेक्सोस नोट्स के अंदर। तो ये आपका अगला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटॉम्स। अगली हम जो बात करेंगे वो है ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर साइज, या जिसको हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि उसका मेन फोकस ही वहां पर होता है हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो अगला जो हमारा टॉपिक है उसको हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर साइज, या हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। On the basis of number of products on हाइड्रोलाइसिस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस के आधार पर, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस के आधार पर इनको हम 3 भाग में बांटेंगे और वो 3 भाग हैं। सबसे पहला है मोनोसेकेराइड्स, दूसरा है ओलिगोसेकेराइड्स और तीसरा है पॉलीसेकेराइड्स। और इसी को हम कह रहे थे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर साइज। मोलिकुलर साइज के आधार पर भी कह सकते हैं या प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस के आधार पर भी कर सकते हैं। 3 भाग है, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। 1 बाय 1 हम इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है आपका मोनोसेकेराइड्स। किसे कहते हैं मोनोसेकेराइड्स? ठीक है, तो मैंने क्या कहा था आपको हाइड्रोलाइसिस करना है, तो किसे कहेंगे हम? कार्बोहाइड्रेट्स विच आर अनेबल टू हाइड्रोलाइज, या हम कह सकते हैं द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट हाइड्रोलाइज। क्या कह सकते हैं? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट हाइड्रोलाइज टू सिंपलर वन। मतलब ये कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसका हम हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसका हम हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं मोनोसेकेराइड्स। मतलब क्या? रिप्रेजेंट्स एज अ सिंगल यूनिट। ये अपने आप में सिंगल यूनिट की फॉर्म में रहते हैं। इनका आप हाइड्रोलाइसिस करके सिंपलर वन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनके और छोटे टुकड़े नहीं कर सकते, उनका हाइड्रोलाइसिस हम नहीं कर सकते। उनको हम कहते हैं मोनो। मोनो का मतलब सिंगल ही होता है अपने आप में। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते,
जो सिंगल यूनिट के अंदर रहते हैं, अपने आप अकेले रहते हैं, जिनका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है, उनको हम क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड्स। इनका एग्जांपल ग्लूकोज। क्या आप ग्लूकोज का हाइड्रोलाइसिस कराकर इसके और प्रोडक्ट्स बना सकते हैं क्या? नेवर। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ये सब अपने अपने सिंगल यूनिट्स में, ग्लूकोज अपने आप में अकेला है, फ्रक्टोज अपने आप में अकेला है, इनका आप हाइड्रोलाइसिस नहीं करवा सकते, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज मोनोसैकेराइड्स। इनको हम क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड्स। ठीक है। सेकेंड, अगला जो हम लेने जा रहे हैं वो है ओलिगोसैकेराइड्स। क्लियर? अगला जो हम लेंगे वो है ओलिगोसैकेराइड्स। सेकेंड है ओलिगोसैकेराइड। तो सीधी सी बात है, मोनोसैकेराइड बिल्कुल नहीं हो रहा था, तो ओलिगोसैकेराइड हाइड्रोलाइज तो होगा। तो किसे कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स which gives 2 to 10 monosaccharides units on हाइड्रोलाइसिस। तो किसे कहेंगे ओलिगोसैकेराइड्स? तो ऐसे ओलिगोसैकेराइड मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका हम हाइड्रोलाइसिस कराएं, तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो तो क्या बनेंगे आपके पास? मोनोसैकेराइड्स। पहली बात तो ये क्लियर कर लेना। जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो प्रोडक्ट्स क्या होंगे? मोनोसैकेराइड्स, मतलब उनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस आप नहीं करवा सकते। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमारे पास या तो 2 फिक्स नंबर है, 2 से लेकर 10 तक की मोनोसैकेराइड यूनिट्स अगर बन जाए तो उससे हम कहेंगे ओलिगोसैकेराइड्स। और इसको फर्दर क्लासिफाई कर रखा है। फर्दर कैसे क्लासिफाई कर रखा है? डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स, ऐसे। तो डाइसैकेराइड्स किसे कहेंगे अपन? डाइसैकेराइड्स किसे कहेंगे अपन? तो डाइसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपके पास जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स बन रही है, अगर वो 2 बनेगी, अगर हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपके पास संख्या में 2 मोनोसैकेराइड यूनिट बनेगी तो वो क्या कहलाएगा? डाइसैकेराइड। अगर आपके पास जो यूनिट्स बन रही है वो 3 बनेंगी तो ट्राइसैकेराइड, 4 बनेंगी तो टेट्रासैकेराइड। ये इसका एग्जांपल है। और एग्जांपल आपको लेना हो तो सुक्रोज जो कि डाइसैकेराइड है, इसका आप हाइड्रोलाइसिस कराते हो, तो आपके पास क्या बनता है? C6H12O6, C6H12O6। ये रहा आपका ग्लूकोज और ये रहा आपका फ्रक्टोज। तो ये डाइसैकेराइड क्यों हुआ? क्योंकि इसके तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपके पास ये दोनों ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड है ना। तो कितनी यूनिट बनी ग्लूकोज की? 1, फ्रक्टोज की 1। टोटल कितने मोनोसैकेराइड से? 2 को हम क्या कहते हैं? डाइसैकेराइड्स। और इन कार्बोहाइड्रेट जो 2 से 10 के बीच में आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स। अब समझ में आया ओलिगोसैकेराइड्स? तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका हाइड्रोलाइसिस कराने पर 2 से 10 तक की मोनोसैकेराइड यूनिट्स बन जाए तो उनको तो हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। और जिनका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल ही नहीं है उनको हम क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड्स। अब थर्ड टाइप हमारे पास आता है वो है पॉलीसैकेराइड्स। हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स। किसकी बात करेंगे? पॉली का वर्ड आते ही पता पड़ जानी चाहिए, बहुत सारे। पॉली का मीन क्या है? बहुत सारे। मोनो एंड पॉली बोथ आर अपोजिट। मोनो का मतलब सिंगल यूनिट, पॉली का मतलब बहुत सारे। अब बहुत सारे मतलब 2 से 10 तो आपने अलग बता दिया। ओलिगोसैकेराइड मतलब इनकी संख्या 10 से ज्यादा ही होगी। और जनरली पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं पता है? पॉलीमर्स। जनरली क्या होते हैं ये? पॉलीमर्स। पॉलीमर्स का मतलब आपको पता ही है, विच आर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स। जब बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स आपस में जुड़ती है तब जाके पॉलीमर बनता है। तो हम यहां पर क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स विच गिव्स large number of monosaccharides units on hydrolysis are known as polysaccharides। उनको हम क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स का सुटेबल एग्जाम जो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, स्टार्च एंड सेल्यूलोज।
तो उनको जनरली आप C6H10O5 एन टर्म्स इसकी जुड़ सकती हैं, स्टार्च एंड सेल्यूलोज। इसका आपने क्या करा दिया, हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो क्या होगा आपके पास, एन मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बनेंगे, बहुत सारे एन मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बनेंगे। और ये कितना, तो कितने आप स्टार्च के मोलिक्यूल्स यहाँ ले रहे हैं, उस आधार से यहाँ पर ग्लूकोज के मोलिक्यूल्स आपके पास बन जाएंगे ऑन हाइड्रोलाइसिस। और यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा NH2O, क्या लिखना पड़ेगा, NH2O। तो इस तरीके से आपके पास जो बनेगी बहुत सारे मोनोमर यूनिट बनेगी ग्लूकोज की। और यहाँ पर देखो एक और मजेदार बात, मैंने पॉलीसेकेराइड्स को आपको याद आ रहा हो तो 2 भागों में बांटा था, कुछ ज्यादा है नहीं लेकिन समझ लेना, होमो एंड हेट्रो। तो यहाँ पर देखो सारी की सारी ग्लूकोज ही बन रही है, सारी की सारी ग्लूकोज बन रही है ना। तो ये कौन सा पॉलीसेकेराइड है, खुद दिमाग दौड़ाओ, कौन सा है, होमो पॉलीसेकेराइड। कौन सा है, होमो पॉलीसेकेराइड। और मान लो कोई ऐसा आपके पास पॉलीसेकेराइड हो जिसका हाइड्रोलाइसिस कराना हो, और वो हाइड्रोलाइसिस के ऊपर क्या करेगा, ये तो पॉलीसेकेराइड नहीं है। होमो पॉलीसेकेराइड कौन सा है, ये स्टार्च एंड सेल्यूलोज, ये होमो पॉलीसेकेराइड हुआ, ये तो मोनोसेकेराइड है। और आपके पास एक तो एन ग्लूकोज बन गया और एन फ्रक्टोज 2 बन गए, तो यहां पर जो आप लोगे वो क्या कहलाएगा, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। क्या कहलाएगा, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। तो ये तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वो पूरा हुआ। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके जो इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स है उनको पढ़ेंगे। पहले हम मोनोसेकेराइड से स्टार्ट करेंगे। मोनोसेकेराइड्स के अंदर हमको ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये पढ़ना है। फिर हम ओलिगोसेकेराइड्स में जाएंगे, आगे सुक्रोज वगैरह को पढ़ना है, सेल्यूलोज, स्टार्च, वन बाय वन इन सबको डिटेल में पढ़ना है। इनकी प्रिपरेशन, इनके स्ट्रक्चर्स, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनके यूजेज। अब हम वन बाय वन इनको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं जिसको हम पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड्स, डिटेल में पढ़ेंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज को। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मोनोसेकेराइड्स। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड्स के अंदर जो सबसे पहला हमको कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है वो है ग्लूकोज, जिसकी हम सबसे पहले बात करेंगे वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम डिटेल में पढ़ेंगे पहले, ठीक है। तो हम ग्लूकोज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ग्लूकोज का बेसिक इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ेंगे हम कि ग्लूकोज क्या है। तो ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला की अगर बात की जाए तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखेंगे सभी। मोलिकुलर फॉर्मूला के साथ मोलिकुलर मास भी लिखना है, यस। आप सभी ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला और इसके मोलिकुलर मास को कमेंट सेक्शन में लिखिए जल्दी से। तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला तो होता है C6H12O6, C6H12O6, और इसका मोलिकुलर मास होता है 180 ग्राम या 180 म्यू, ठीक है। एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास इसका 180 ग्राम, ठीक है, किसका, ग्लूकोज का। तो ये तो बेसिक बात होगी। अब इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, ग्लूकोज आपको मिलता कहाँ है। तो ग्लूकोज नेचुरली हमको अवेलेबल होता है एनवायरमेंट में। ये किसी न किसी कंबाइंड स्टेट में मिलता है या फ्रीली स्टेट में मिलता है, ठीक है। जैसे कि आपको कई सारे फ्रूट्स के अंदर ये मिलता है, पके हुए अंगूर के अंदर इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जितने भी स्वीट सब्सटेंस होते हैं ऑलमोस्ट उसमें ग्लूकोज का अमाउंट होता है। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तब ग्लूकोज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो जितने भी प्लेयर्स हैं उनको एनर्जी ड्रिंक्स दिया जाता है जिसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो इसका मेन काम क्या है, टू प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। इंस्टेंट एनर्जी देने का जो काम करता है वो कौन करता है, ग्लूकोज करता है। तो ग्लूकोज की कुछ बेसिक पॉइंट्स की पहले अगर हम बात करें तो ग्लूकोज क्या है, तो इट इज नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच इज अवेलेबल इन फ्रीली स्टेट और एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। जो फ्रीली स्टेट में भी मिल सकता है और कंबाइंड स्टेट में भी मिल सकता है। दूसरा आपने देखा हो तो ग्लूकोज की मदद से हम पॉलीमर्स बना सकते हैं। पॉलीमर्स जैसे कि मैंने आपको कल एक एग्जांपल बताया था पॉलीसेकेराइड का, याद करिए। पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर पॉलीसेकेराइड है आपके पास तो उसका हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो आपके पास क्या बन रही थी, बहुत ज्यादा यूनिट्स बन रही थी किसकी, मोनोसेकेराइड्स की। और वो मोनोसेकेराइड कौन सा था, ग्लूकोज। तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं ग्लूकोज इज द मोनोमर यूनिट। क्या कह सकते हैं, ग्लूकोज इज द मोनोमर यूनिट ऑफ स्टार्च एंड सेल्यूलोज। ये स्टार्च और सेल्यूलोज की क्या है, मोनोमर यूनिट है। तो नोट्स के अंदर मैंने इसके कुछ इनिशियल पॉइंट्स 4-5 लिखवा रखे हैं ग्लूकोज के इंट्रोडक्शन के, आप उसको वहां से पढ़ लेना। इसमें ज्यादा कोई
तो पहाड़ उठाने जैसी कोई बात नहीं है। इसको आप एक बार रीड कर लें, टेक्स्ट बुक के अंदर आप पढ़ सकते हो। अब आते हैं हमारे काम की बात के ऊपर। तो काम की बात यह है कि हाउ कैन वी प्रिपेयर ग्लूकोज, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, कि हम ग्लूकोज को कैसे प्रिपेयर करें। तो ग्लूकोज को प्रिपेयर करने के लिए एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको देखना पड़ेगा सोर्स क्या है, ग्लूकोज आपको कहां से मिल सकता है। तो टू मेजर सोर्सेज ऑफ ग्लूकोज आर सुक्रोज एंड स्टार्च। टू मेजर सोर्सेज ऑफ ग्लूकोज आर स्टार्च एंड सुक्रोज। ये आपके पास दो है, मतलब ये दो मेजर सोर्स है, तो आप अधिकतर इन दोनों की मदद से ग्लूकोज बना सकते हो। तो पहला मैं आपको बता रहा हूं बाय यूजिंग सुक्रोज। अगर आपके पास सुक्रोज है तो सुक्रोज से आप कैसे ग्लूकोज बना सकते हैं। तो हमारे पास अगर सुक्रोज है तो सुक्रोज का कराना क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ, और सुक्रोज के लिए आपने क्या लिया, सुक्रोज के लिए आपने ले लिया कैन शुगर। क्या लिया, हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैन शुगर विथ dilute HCl and H2SO4 alcoholic solution with dilute HCl and H2SO4 alcoholic solution under pressure। कराना क्या है आपको, आपको कैन शुगर मतलब लेना सुक्रोज है, सुक्रोज का क्या करा देना है, हाइड्रोलाइसिस। सुक्रोज का क्या करा देना है, हाइड्रोलाइसिस। और मैं कल आपको सुक्रोज का फॉर्मूला बता चुका हूं, C12H22O11, ये आपके पास सुक्रोज है। तो क्या होगा, C12H22O11, ये आपने क्या ले लिया, सुक्रोज। इसका क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस कराना है एल्कोहलिक एसिडिक सॉल्यूशन के साथ। तो क्या होगा, इस हाइड्रोलाइसिस से आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो बनेगा C6H12O6 और दूसरा बनेगा C6H12O6। अब अजीब लग रहा होगा आपको कि सर ऐसा लिखने की बजाय आप ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, तो गलत हो जाएगा। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि एक तो है आपका ग्लूकोज और एक आपका है फ्रक्टोज। तो ये रहा आपका ग्लूकोज। प्रिपरेशन मेथड में आप ग्लूकोज की बात कर रहे थे, तो आपने स्टार्च का सॉरी सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करा दिया और ग्लूकोज बना दिया। और डिफरेंस क्या है, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन ग्रुप है, ठीक है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो एक एक पॉइंट आपका क्लियर होता जाएगा। अभी इतना देखना कि इस तरीके से आपने ये क्या बना दिया, ग्लूकोज। और हाइड्रोलाइसिस कराने का कंसेप्ट दिमाग में कहां से आया, तो यहाँ देखिए C12 है तो C6 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 22 है, लेकिन यहाँ 12 और 12 24 थे, तो दो यहाँ ज्यादा है, तो वो दो कहां से आए, हाइड्रोलाइसिस से आए। यहाँ ऑक्सीजन 11 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 12 था, तो देखो ऑक्सीजन यहाँ से आ गया। इस तरीके से हमने इसका हाइड्रोलाइसिस कराया और हमारे पास क्या बन गया, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। क्या बन गया, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। लेकिन मजेदार बात यह है कि इससे आप लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज नहीं बना सकते। बाय यूजिंग सुक्रोज आप बना सकते हो, लेकिन ये कमर्शियल मेथड नहीं है। तो सेकेंड जो हम बात करेंगे, कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, कि कमर्शियल लेवल पर आप ग्लूकोज को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अब हम बात करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज में सेकेंड। और उसके लिए हम जो काम में लेंगे वो है बाय यूजिंग स्टार्च। इसका यूज लेंगे बाय यूजिंग स्टार्च। नेक्स्ट मेथड इज बाय स्टार्च। किसकी मदद से करना है आपको, स्टार्च की मदद से। क्लियर। तो सबसे पहली चीज दिमाग में होनी चाहिए, इट इज कॉमर्शियल मेथड। ये कौन सा मेथड है, कॉमर्शियल मेथड। जब आपको लार्ज क्वांटिटी में ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट हो तो आप इस मेथड को सजेस्ट करोगे एक्सेप्ट सुक्रोज, सुक्रोज के तुलना में। सेकेंड पॉइंट, इसमें करना क्या है आपको, तो करना यह है कि इसमें भी कराना तो है आपको हाइड्रोलाइसिस। क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। क्या कराना है, स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करना है। लेकिन साथ साथ में इसको क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, बॉइलिंग इट विथ डाइल्यूट H2SO4 अंडर प्रेशर। बात को ध्यान से सुनना, हाइड्रोलाइसिस भी कराना है, हाइड्रोलाइसिस के साथ साथ इसको बॉइल भी करना है
एसिड की प्रेजेंस में प्रेशर भी मेंटेन करना है। इतना काम अगर आप करते हो तो आपके पास बन जाएगा ग्लूकोज। तो अब देखो, कल मैं आपको स्टार्च का बता चुका हूं, स्टार्च इज अ पॉलीमर, तो उसके अंदर जितनी यूनिट आप काम में लोगे उतनी ज्यादा यूनिट वो बनेगा। तो उसके लिए मैंने जनरल फॉर्मूला आपको बताया था C6H10O5N, याद आ रहा है सबको? स्टार्च का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था C6H10O5। स्टार्च कराना क्या है इसका? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कराना है एसिड की प्रेजेंस में 393 केल्विन टेम्परेचर और 1-2 बार प्रेशर, या 2 बार प्रेशर आप ले सकते हो। C6H10O5N स्टार्च का फॉर्मूला, इसका कराना है हाइड्रोलाइसिस, और ऐसा कराओगे तो आपके पास बन जाएगा ग्लूकोज। क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज की कितनी यूनिट बनेगी वो डिपेंड करेगा कि यहाँ N की वैल्यू क्या है। बट एक बात ये याद रखना कि यहाँ पर H2O भी आपको कितने मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे? N मॉलिक्यूल्स। कितने लेने पड़ेंगे? N। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये हमको कैसे पता? ये चीज उन्होंने प्रैक्टिकली करके देखी और मैं आपको बता भी देता हूं। अब मान लीजिए N की वैल्यू आप ले लीजिए 4, N की वैल्यू ले लीजिए आप 4, तो C6H10O5 4, यहां भी क्या आ जाएगा? 4H2O H प्लस 393 केल्विन और 2 बार। अब मान लीजिए यहां हमको पहले नहीं पता था, हम क्या मानते हैं कि यहाँ कितना H2 लेना है वो पहले नहीं पता हाइड्रोलाइसिस में। यहाँ N की वैल्यू हमें पता है 4, तो यहां हमारा बन जाएगा C6H12O6। ये तो पता है? ये पता है या नहीं पता है मुझे बताइए। अगर हमको ये पता है तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? बैलेंस कर दीजिए ना आप। 6 4 24, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? 4 किया ना, 4। जैसे ही यहाँ 4 किया तो ये 24, तो कार्बन 24 हो गया। हाइड्रोजन देखिए 12 4 48, कितना हुआ? 48, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 40, और 48 बनाने के लिए यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? 4। हुआ कि नहीं हुआ? 48। तो देखो यहाँ N की वैल्यू, यहाँ N की वैल्यू और यहाँ N की वैल्यू सब सेम आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे आप? N। तो उन्होंने पहले चेक करके देखा कि ये सब वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। आप यहाँ N-1 नहीं कर सकते, क्योंकि आप N-1 कर दोगे तो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। आप चेक कर सकते हैं। स्टार्च लिया, उसका हाइड्रोलाइसिस कराकर आपने क्या बना दिया? N यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। तो ये इसका कमर्शियल मेथड, सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, कि आपको ग्लूकोज कमर्शियल लेवल पर बनाना है तो स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो आपके पास ग्लूकोज बन जाएगा। तो ये सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी इसकी। अब हम बात करेंगे ग्लूकोज की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करेंगे? ग्लूकोज की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट टॉपिक इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। अभी हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। तो नेक्स्ट है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले इसका लुक कैसा है, ये दिखता कैसा है? तो ग्लूकोज आपके पास इजीली अवेलेबल होता है, आप उसको देखिए तो कैसा दिखता है। तो व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, सबसे पहली चीज तो कैसा दिखता है? ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, व्हाइट कलर का क्रिस्टल है, किस फॉर्म में? पाउडर्ड फॉर्म में। तो पहली चीज तो ये क्लियर, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। दूसरा, टेस्ट कैसा है इसका? तो पहले ही बोल चुके ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, तो ऑब्वियसली टेस्ट इसका कैसा होगा? स्वीट इन टेस्ट। कैसा होगा? स्वीट इन टेस्ट। और सिंस इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर, डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर, ये नेचर वाइज कैसा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या है? वो पीपीएल जो स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे उसको डिटेल में पड़ेगा, क्योंकि यहां तक पहुंचाने के लिए मुझे 2 टॉपिक और बताने पड़ेंगे। तो ये ध्यान रखिए कि 2 तरीके के रोटेशन होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। तो ये नेचर कैसा होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये स्टीरियो केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी खाली याद रखना कि इसका नेचर कैसा होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सो इट इज कॉल्ड, इट इज आल्सो नोन एज, इसका एक और नाम है ग्लूकोज का, और वो है डेक्स्ट्रोज। क्या कहते हैं इसको? डेक्स्ट्रोज। याद रखें,
डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर है इसका, स्वीट टेस्ट है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, और इसका दूसरा नाम क्या दे दिया हमने, डेक्स्ट्रोज, ये एक इसका दूसरा नाम है। दूसरा, अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट है इसका 419 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 419 केल्विन, 419 केल्विन। ठीक, तीसरी हम बात करते हैं सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में आसानी से सोल्यूबल हो जाता है, वाटर के अंदर आप ग्लूकोज को डिसोल्व कर सकते हो, ग्लूकोज सॉल्यूशन बनाते ही होंगे आप। दूसरा, पार्शियली सोल्यूबल इन एल्कोहल, पार्शियली सोल्यूबल इन एल्कोहल, ये एल्कोहल में सोल्यूबल तो होता है बट पूरी तरीके से नहीं हो पाता। और तीसरा, इनसोल्यूबल इन ईथर, इनसोल्यूबल इन ईथर, ईथर में ये क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। तो ये अगला पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, क्रिस्टलाइन पाउडर है, टेस्ट इसका स्वीट मीठा टेस्ट है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर है, डेक्स्ट्रोज भी कहा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट 419, वाटर में सोल्यूबल, पार्शियली सोल्यूबल इन अल्कोहल, और इनसोल्यूबल इन ईथर, ईथर में कैसा है ये, इनसोल्यूबल। अगले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रक्चर एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो मैंने पहले ही कहा था हम 1 बाय 1 डिटेल में हर एक कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे। पहले हमने स्टार्ट किया मोनोसेकेराइड्स को। मोनोसेकेराइड में सबसे पहला हमने लिया ग्लूकोज, ग्लूकोज का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने देख लिया, उसकी प्रिपरेशन मेथड हमने देख ली, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देख ली, और अब हम बात करने जा रहे हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला इसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया था, वो किया था फिशर ने। किसने किया, फिशर ने। किससे किया था, फिशर प्रोजेक्शन से। किससे किया, फिशर प्रोजेक्शन। तो सबसे पहला इसका स्ट्रक्चर जो डिफाइन किया था वो किसने किया था, फिशर ने। क्या बताया था उसने, तो उसने ये कहा था कि 6 कार्बन्स जो हैं वो स्ट्रेट चेन में जुड़े रहते हैं। ठीक है, 6 कार्बन यहां पर जुड़े रहते हैं, और ये कैसा है, एल्डोहेक्सोज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी बता सकते हो आप, ये कैसा है, एल्डोहेक्सोज। एल्डो मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है, हेक्सो मतलब 6 कार्बन की चेन है। ग्लूकोज का फिजिकल प्रॉपर्टी में एक पॉइंट और लिख सकते हो आप, इट इज एल्डोहेक्सोज, कारण कि एल्डिहाइड ग्रुप है और 6 कार्बन की चेन है। तो फिशर ने ये कहा था कि इसमें क्या होता है, एल्डोहेक्सोज मतलब एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एंड इट कंटेन्स 1 प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। इसने क्या कहा था, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। एक तो एल्डिहाइड है और एक प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल किसी को कहते हैं, जिसमें फर्स्ट कार्बन पर अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हो, तो ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया। एक एल्डिहाइड ग्रुप, एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, 2 की बात होगी। अब इसने ये कहा था कि हम बता चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब इसके साथ पास बहुत सारे OH ग्रुप है। तो जब उसने इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देखा, तो स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर इसने पहले ही बता दिया कि 3rd कार्बन जो है उसका OH ग्रुप होगा राइट साइड, बाकी सब OH ग्रुप आप इस तरफ जोड़ दीजिए। बस ये बन गया स्ट्रक्चर किसका, ग्लूकोज का। 1, 2 एंड 3 3rd कार्बन पर OH ग्रुप आप इस तरफ जोड़ दीजिए अपोजिट साइड, बाकी सब OH ग्रुप इस तरफ रहेंगे। अब आप गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन पर कितने हो गए, C6। हाइड्रोजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 और 2 11 एंड 1 12, H12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, O6 बन गया इसका मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6। और ये रहा इसका स्ट्रक्चर जो किसने डिफाइन किया था, फिशर ने। तो क्या क्या बातें यहां पर आपको बतानी थी, पहला कि एक तो प्राइमरी एल्डिहाइड ग्रुप है, एक तो एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है, और बाकी क्या है 1, 2, 3, 4 सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप। 4 कौन से हैं, सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप्स, 1 प्राइमरी अल्कोहल्स, 1 एल्डिहाइड ग्रुप और 4 सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप्स यहाँ पर ग्लूकोज में जुड़े हुए हैं। ये बताया था फिशर ने। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब ये स्ट्रक्चर आया तो बहुत सौ के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ऐसा ही क्यों है, क्या इसमें 6 कार्बन साइक्लिक फॉर्म नहीं जुड़ सकते थे,
क्या इसमें 6 कार्बन ब्रांच में नहीं जुड़ सकते थे? बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो अब हम बात करेंगे एविडेंस ऑफ ग्लूकोज स्ट्रक्चर, कि ये स्ट्रक्चर सही है, ये हम कैसे प्रूव करेंगे। तो उसके लिए कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जो ये प्रूव कर देगा कि ये रिएक्शन सही है, और ये उन्होंने करके दिखा। तो अब हम बात करेंगे एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर सही है या गलत, इसको हम प्रूव करेंगे कुछ केमिकल रिएक्शन से। तो सबसे पहली रिएक्शन जो हम देखने जा रहे हैं वो है रिडक्शन। सबसे पहली रिएक्शन क्या है? रिडक्शन। सबसे फर्स्ट रिएक्शन की हम बात करेंगे रिडक्शन। सबसे पहला रिएक्शन है रिडक्शन। तो रिडक्शन से हम कैसे प्रूव करेंगे? तो देखो आपके पास स्ट्रक्चर ये रहा, कुछ स्ट्रक्चर एक बार मैं बना देता हूं। CHO, COH, HOH। देखो आपको रट्टा नहीं मारना है, स्ट्रक्चर अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा एक बार में ही, और आप रटने गए तो कभी नहीं होगा, याद रखना। ये स्ट्रक्चर है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? यहां पर लिख दिया मैंने CHO, यहां पर क्या लिख दिया? CHO। ये देखो ये एग्जैक्टली है क्या? CHOH है कि नहीं है? CHOH। CHOH है या नहीं? कितने हैं? 1 2 3 और 4। मैं यही लिख दूं 4, और नीचे क्या है? CH2OH। बार बार इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने की तुलना में क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? खुद दिमाग दौड़ाइए ना। CHOH 1 2 3 4 4 बार लिख दिया, और CH2OH। तो अब मैं इससे बताऊंगा, बार बार ये नहीं बनाऊंगा। इसकी जरूरत पड़ेगी तब अपन इसको भी बनाएंगे, एक बार तो अपन ये करेंगे। तो अब देखो, तो सबसे पहले जो चीज आ रही है वो है, इसने करा दिया रिडक्शन। क्या करा दिया? रिडक्शन। तो रिडक्शन कराया किसके साथ? तो हीटेड विथ प्रोलॉन्ग्ड हीटेड विथ HI के साथ क्या किया? हीट किया। और आप सबको पता होना चाहिए इट इज स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। HI क्या है? स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है। आपको कराना है क्या? रिडक्शन कराना है, और HI का यूज लिया है। HI इज अ रेड्यूसिंग एजेंट। ये क्या कर देगा? रिडक्शन कराएगा। कैसे? तो ध्यान से देखना, इट इज अ रेड्यूसिंग एजेंट। तो अब हुआ क्या? तो आपके पास स्ट्रक्चर है CHO, एक बार तो मैं बता देता हूं आपको। CHOH, COH, H, CHOH, COHOH, CH2। तो इसकी रिएक्शन आपने करा दी किसके साथ? HI के साथ। और प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबे समय तक, आपने लंबे समय तक इसको हीट किया है। किसके साथ? HI के साथ। तो HI क्या है मैं यहां बता चुका हूं। HI रेड्यूसिंग एजेंट है, और रेड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये सब चीज ऑर्गेनिक में पढ़ोगे आप। कहां पढ़ोगे? ऑर्गेनिक जो पढ़ोगे ना 10th 11th 12th 13 चार चैप्टर, तो उसके अंदर ये चीजें बार बार आएंगी। स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो क्या करते हैं, क्या काम है। तो अभी ये बात याद रखो कि ये क्या करेगा? जितने भी ऑक्सीजन दिख रहे हैं उन ऑक्सीजन को यहां से हटा देगा। क्या करेगा? जितने भी ऑक्सीजन आपको यहां पर दिख रहे हैं उन सब ऑक्सीजन को यहां से हटा देगा, और वहां पर क्या दे देगा? हाइड्रोजन दे देगा। क्या दे देगा? हाइड्रोजन। तो एग्जैक्टली तो ये कुछ इस तरीके से है, ऐसे है ना। CHO तो इस तरीके से। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां से ये ऑक्सीजन गया, ये ऑक्सीजन गया, तो बचा क्या? CH इतना ही बचा। इस कार्बन के पास कितनी वैलेंसीज हैं? 2, और डबल बॉन्ड यहां टूट गया तो 2 वैलेंसीज खाली हुई, तो उसने वहां पर क्या दे दिया? 2 हाइड्रोजन। तो अब CHO कन्वर्ट्स टू CH3। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन कौन कर रहा है? ये HI कर रहा है, क्योंकि ये रेड्यूसिंग एजेंट, इसका काम ही ऑक्सीजन को हटाना है। जहां भी ऑक्सीजन दिखेगा वो सब क्या कर देगा? इसको हटा देगा। यहां पर भी क्या है? OH हटाएगा इसको। यहां पर कितना था? CH, और एक हाइड्रोजन इसको यहां और दे देगा CH2। यहां OH हट जाएगा, यहां क्या आ जाएगा? CH2। सेम थिंग CH2, CH2। और यहां पर भी क्या हो जाएगा? ये OH हटेगा, एक हाइड्रोजन और आ जाएगा CH3। क्या आ जाएगा? CH3। तो देखो CH3, CH2, 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 CH3, ये स्ट्रेट चेन आपके पास आई, जिसको हम कहते हैं एन-हेक्सेन। क्या बना? एन-हेक्सेन। इसको क्या कहते हैं? एन-हेक्सेन। अब उनको नहीं पता था, बात ध्यान से समझना, किसको? फिशर को। फिशर को ये नहीं पता था
कि ये 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। उस पर तो बता दिया था स्ट्रक्चर, लेकिन अब कैसे बताया। और जब उसके सामने ये क्वेश्चन उठे कि आप कैसे कह सकते हो कि 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए, क्या ये 6 कार्बन ब्रांच में नहीं जुड़ सकते, क्या ये 6 कार्बन साइक्लिक नेचर में नहीं जुड़ सकते। तब उन्होंने बताया कि इसकी रिएक्शन HI के साथ जब मैंने कराई तो मुझे एन हेक्सेन मिला। क्या मिला? एन हेक्सेन। और खुद दिमाग दौड़ाइए, एन हेक्सेन तभी पॉसिबल है ना जब ये स्ट्रेट चेन में होंगे। अगर ये साइक्लिक चेन में होता, अगर ये ब्रांच में होता, तो किसी भी तरीके से एन हेक्सेन आपको मिल सकता था क्या? खुद दिमाग दौड़ाओ और सोच के मुझे बताओ कि अगर ये किसी भी तरीके से मॉडिफाइड होता, मतलब ब्रांच में होता, साइक्लिक में होता, और इसकी रिएक्शन अगर मैं HI के साथ कराता, तो क्या मुझे किसी भी तरीके से एन हेक्सेन मिल सकता था क्या? नहीं मिल सकता था ना। खुद दिमाग दौड़ाओ, एन हेक्सेन मिलना पॉसिबल ही नहीं था। और यही कारण है कि ये एन हेक्सेन जो फॉर्म हो रहा है, ये प्रूव कर रहा है। पहला कंडीशन हमारी यहां पर प्रूव हो रही है। देखो, एक एक चीज प्रूव करेंगे, एक ही रिएक्शन में पूरे स्ट्रक्चर को हम प्रूव नहीं कर सकते। पहली चीज हमारी ये प्रूव होगी क्या? These 6 कार्बन आर अटैच्ड इन अ स्ट्रेट चेन। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या प्रूव हो गया? दिस रिएक्शन प्रूव्स दैट these 6 कार्बन आर अटैच्ड इन अ स्ट्रेट चेन। ये 6 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। ये बात कौन प्रूव कर रहा है? दिस रिएक्शन प्रूव्स दैट पर्टिकुलर दिस कंसेप्ट। तो दिमाग में आ रही है बात, ये क्या प्रूव कर रहा है? रिडक्शन। ये 6 कार्बन जो है वो एक चेन में जुड़े हुए हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एन हेक्सेन। इज इट क्लियर और नॉट? ये समझ में आया सबको कि नहीं आया? तो ये सबसे पहला था रिडक्शन बाय यूजिंग HI। HI की मदद से रिड्यूस करना। अब मैं ये कह रहा हूं कि अब रिड्यूस करना है हमको अमलगम की प्रेजेंस में, NaHG द्वारा, रिडक्शन बाय यूजिंग अमलगम। अब यहां पर HI की जगह आप क्या ले रहे हो? अमलगम ले रहे हो, NaHG। ठीक है, NaHG। अब मैंने क्या कहा था? HI तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था, जिसने CHO ग्रुप के साथ साथ सभी अल्कोहलिक ग्रुप को भी क्या कर दिया था? रेड्यूस कर दिया था। क्या कर दिया था? रेड्यूस कर दिया था। लेकिन अब यहां पर क्या होगा? तो यहां पर आपने जो अमलगम ले रखा है ना, वो इन सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल्स को रेड्यूस नहीं कर सकता है। वो क्या करेगा? सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप को रेड्यूस करेगा और रेड्यूस कर देगा उसको प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप में। कैसे करेगा? ध्यान से देखना। अब आपके पास यहां पर तो ये था डबल बॉन्ड, ठीक है। क्या होगा? यहां पर पाई बॉन्ड जो होगा वो टूटेगा। और पाई बॉन्ड ही क्यों टूटेगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए। यहां पर डबल बॉन्ड मतलब 2 होते हैं, 1 सिग्मा 1 पाई। और मैंने क्या कहा कि यहां पर पाई बॉन्ड ही टूटेगा, सिग्मा क्यों नहीं? फटाफट लिखिए कमेंट सेक्शन में कि यहां पर पाई बॉन्ड ही क्यों टूट रहा है, सिग्मा क्यों नहीं टूटेगा। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ सभी लिखेंगे कि यहां पर पाई बॉन्ड ही क्यों टूटेगा। तो मैं आपको क्लास 11 में समझा चुका हूं सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में डिफरेंस। पाई बॉन्ड इज वीक देन सिग्मा बॉन्ड। तो जब भी टूटेगा तो पहले कौन सा टूटेगा? पाई बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किस तरफ होगी? ऑक्सीजन की तरफ, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अब देखो, अब आपके पास यहां पर कुछ इस तरीके से पहले बनेगा। मैं बता दूं, बॉन्ड टूट गया, यहां ऑक्सीजन, यहां हाइड्रोजन, यहां सब क्या है? CHOH4 और CH2OH, ऐसा बनेगा। लेकिन यहां कार्बन की 3 वैलेंसीज क्लियर हो रही है। कार्बन की कितनी वैलेंसीज क्लियर हो रही है? 3। और ऑक्सीजन की 1 हो रही है। तो क्या होगा? ये अमलगम एक हाइड्रोजन को दे देगा कार्बन को, जिससे कार्बन की 4 वैलेंसीज क्लियर होगी, और एक हाइड्रोजन दे देगा वो ऑक्सीजन को, जिससे ऑक्सीजन की वैलेंसीज क्लियर होगी। तो ये क्या बना? CH2OH बना के नहीं बना? तो आपके पास क्या बन गया? CH2OH, COH, H, COH, H, COH, H, COH, H, CH2OH। और इसको हम कहते हैं सोर्बिटॉल। क्या कहते हैं? सोर्बिटॉल। क्या कहते हैं? सोर्बिटॉल। और इस तरीके से आपके पास ये बना। सोर्बिटॉल इज अ मेडिसिन, ये दवाई है। सोर्बिटॉल आपने नाम भी सुना होगा, जिसका यूज लिया जाता है जॉन्डिस में। जॉन्डिस में इसकी सिरप आती है जो पीने के लिए दी जाती है, सोर्बिटॉल, आपने नाम सुन रखा होगा। तो क्या करा आपने? तो इसका करा दिया आपने रिडक्शन। किसका कराया? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज के रिडक्शन में भी सिर्फ पर्टिकुलर किसका हुआ? एल्डिहाइड का रिडक्शन हुआ। जो एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ प्रेजेंट था वो रिड्यूस हो गया किसमें? एल्कोहल में। किसमें रिड्यूस हुआ? एल्कोहल में। तो ये पहला तरीका जो था वो आपका रिडक्शन। और ये सोर्बिटॉल बना वो भी तो आपको ये बताया कि सोर्बिटॉल में भी 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में।
तो ये दोनों पॉइंट आपको क्या बता रहे हैं, दैट इट इंडिकेट्स दैट 6 कार्बन आर अटैच्ड इन स्ट्रेट चेन। यहां पर जो 6 कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये पहली बात यहां पर अपनी प्रूव होगी रिडक्शन की तरीके से। अब सेकेंड मेथड हम पढ़ेंगे, सेकेंड रिएक्शन है इसकी ऑक्सीडेशन। ये पहला प्रूव तो कर दिया हमने, सेकेंड हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन। सेकेंड पॉइंट इसका ऑक्सीडेशन। सेकेंड हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन। सेकेंड ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन। अगला आपको बताना है ऑक्सीडेशन, और इससे हम क्या प्रूव करेंगे। तो आपके पास है क्या, फिर लिख देता हूं मैं यहां पर, ग्लूकोज है आपके पास, और आप ये मान के चल रहे हो कि इसका स्ट्रक्चर यही है, ये आपने मान रखा है। तो एक चीज तो आपने प्रूव कर दिया ना, ये स्ट्रेट चेन है, तो प्रूव हो गया। दूसरा कि अब बहुत सारी चीजें और प्रूव करनी है। तो यहां पर आपको कराना है ऑक्सीडेशन। क्या कराना है, ऑक्सीडेशन। क्या कराओगे आप, ऑक्सीडेशन। और किसकी मदद से करोगे, बाय यूजिंग ब्रोमीन वाटर। बाय यूजिंग ब्रोमीन वाटर। आपने क्या यूज किया है, ब्रोमीन वाटर। और आपको पता होना चाहिए इट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड का मतलब होता है वीक, पुअर। माइल्ड का मतलब होता है पुअर, मतलब ये ऑक्सीडेशन तो करेगा, पर जैसा हमने रिडक्शन में देखा था ऐसा नहीं होगा कि एल्कोहलिक ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप सबका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये क्या करेगा, इट कन्वर्ट्स, ये क्या करेगा, इट कन्वर्ट्स CHO टू COOH। ये क्या करेगा, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या करेगा, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। मतलब ये कि ब्रोमीन वाटर जो कि एक माइल्ड रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये खाली इतना कर सकता है कि अगर कहीं पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको कन्वर्ट कर देगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड में। दूसरी बात, बाकी पूरा एज इट इज रहेगा, क्योंकि मैंने पहले बता दिया है क्या है, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, बाकी किसी पर कोई भी फर्क पड़ना नहीं है। और अगर हम कह सकते तो क्या करेंगे, एल्डोज है, ये क्या है, एल्डोज। तो एल्डोज को ये कन्वर्ट कर देता है एल्डोनिक एसिड में। किसमें कर देता है, एल्डोनिक एसिड में। ये एल्डोज है आपके पास, कन्वर्ट कर देता है उसको एल्डोनिक एसिड। एग्जांपल मैं बता दूं, अब CHO है, उसका ऑक्सीडेशन हो गया, क्या बन गया, COOH। क्या बन गया, COOH। बाकी एज इट इज आपके पास CHOH4 CH2OH। ये क्या है आपका, ग्लूकोज। ये आपका कहलाता है ग्लूकोनिक एसिड। क्या कहलाता है, ग्लूकोनिक एसिड। ध्यान से समझेंगे, ये आपका क्या है, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन करा दिया ब्रोमीन वाटर के साथ, ये कन्वर्ट होकर बना दिया इसने ग्लूकोनिक एसिड। इसको क्या कहते हैं हम, ग्लूकोनिक एसिड। अब इस रिएक्शन में क्या प्रूव किया, तो हमको ये पता है कि Br2 वाटर ये तभी रिएक्शन करेगा अगर वहां पर क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप। क्या प्रेजेंट है, इसकी खासियत क्या है, इट ऑक्सीडाइज कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप मतलब क्या, तो कार्बोनिल ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड O। कार्बोनिल मतलब C डबल बॉन्ड O। तो दो चीजें हैं, तो एक तो इस तरीके से होगा C डबल बॉन्ड O और H, ऐसे होना CHO, या फिर होगा कीटोन, या तो होगा CHO या होगा कीटोन। दोनों केस में C डबल बॉन्ड तो है, इसको हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। और अगर ये प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, ये बनाएगा। इसमें भी एक मजेदार बात, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। कीटोन डू नॉट ऑक्सीडाइजेस। कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा Br2 वाटर से। कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। यहां पर CHO ग्रुप है, मतलब एक बात ये क्लियर होगी कि यहां पर कीटोन तो होगा नहीं, क्योंकि कीटोन होता तो ये बनता ही नहीं। एक बात और क्लियर। और दूसरी बात, कीटोन हट गया तो कार्बोनिल ग्रुप में दूसरा क्या बचा, इस पैटर्न में दूसरा क्या बचा, यही बच सकता है। यही बच सकता है ना, कॉमन सेंस लगाइए। मैं यूं कह रहा हूं कि यहां पर कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, ये ग्रुप होना चाहिए। तो इस ग्रुप में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एज इट इज रहेगा ऐसा, या यहां पर हाइड्रोजन होगा। तो हाइड्रोजन होगा तो इसको क्या कहेंगे हम, एल्डिहाइड। और अगर ऐसा है तो इसको हम क्या कहेंगे, कीटोन।
और मैं यहाँ पर एक बात और बोल रहा हूं कि कीटोन का ऑक्सीडेशन इससे पॉसिबल नहीं है, मतलब कीटोन होगा नहीं, ये बात दिमाग से हटा दो। तो दूसरा अपने आप कौन सा बचा, एक ही बचा, एल्डिहाइड। तो मतलब ये कि यहाँ पर COOH बन रहा है, ये बात ये प्रूव करता है कि यहाँ पर एक क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है या कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट। तो ये रिएक्शन क्या प्रूव कर दिया, देखो दो बातें प्रूव होगी। पहला 6 कार्बन आर अटैच्ड इन स्ट्रेट चेन, दूसरी बात क्या प्रूव हो गई, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप की इस स्ट्रक्चर में एक कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस है। और दूसरा कीटोन एब्सेंट है तो कार्बोनिल ग्रुप भी कौन सा है वो क्लियर हो गया कि यहाँ पर एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। देखो फिशर ने क्या बातें बताई थी, उसने कहा था एक तो 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़ा हुआ है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो वो प्रूव हो गया एल्डिहाइड ग्रुप। दो बातें प्रूव होगी, स्ट्रेट चेन और एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये ऑक्सीडेशन। अब दूसरा यहां पर जो ऑक्सीडेशन Br2 वाटर से किया है वही ऑक्सीडेशन हम एक और कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेट HNO3 से। किससे करेंगे, कॉन्सेंट्रेट HNO3। नेक्स्ट हमको करना है ऑक्सीडेशन, और मैंने क्या कहा था, पहले हमने किया बाय यूजिंग Br2 वाटर, अब यहां पर हम लेंगे HNO3। क्या लेंगे, कॉन्सेंट्रेट HNO3। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, CHOH होल 4 और यहां पर आपने ले रखा है CH2OH। क्या कराना है आपको, तो यहां पर आपको कराना है इसका ऑक्सीडेशन। क्या कराना है, ऑक्सीडेशन। किसकी मदद से, बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेट HNO3। क्या ले रखा है आपने, कॉन्सेंट्रेट HNO3। अब मैंने क्या कहा था, वहां पर ब्रोमीन वाटर जो था वो क्या था, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर ये जो ले रहे हो आप वो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपने जो पहले ले रखा था वो क्या था, माइल्ड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग। एक बात अब ये समझना है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट HNO3 आपने ले रखा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, एक तो करा देगा ऑक्सीडेशन CHO ग्रुप का और एक ऑक्सीडेशन करा देगा प्राइमरी अल्कोहल का, बिकॉज इट विल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात को पूरे ध्यान से अच्छे से समझना। ये क्या करेगा, इन दोनों का ऑक्सीडेशन कर देगा। और उसमें भी मजेदार बात आपके दिमाग में यह आ रही होगी कि सर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सेकेंडरी अल्कोहल का भी तो हो जाना चाहिए, लेकिन आपका चैप्टर 11 जो आप पढ़ोगे अल्कोहल, फिनॉल और वाला, तो इसके अंदर आप पढ़ोगे क्या कि प्राइमरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन इजीली हो जाता है। प्राइमरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन इजीली हो जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन इजी वे में नहीं होता। इट इज हार्ड टू ऑक्सीडाइज सेकेंडरी अल्कोहल्स, और टर्सरी अल्कोहल्स का तो ऑक्सीडेशन ही नहीं होता। ये तीन बातें मैं बोल रहा हूं, प्राइमरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन अच्छे से हो जाता है, सेकेंडरी का थोड़ा हार्ड होता है, और टर्सरी का तो होता ही नहीं है। मतलब जैसे जैसे आप अल्कोहल्स के अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मूव करते हो, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यही कारण है कि यहां पर प्राइमरी अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, लेकिन सेकेंडरी का ऑक्सीडेशन होता नहीं है। तो फिर देखिए एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, COOH। नीचे सेकेंडरी का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, एज इट इज है, और यहां पर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, COOH। ये जो बना उसको हम कहते हैं सेकेरिक एसिड। क्या कहते हैं, सेकेरिक एसिड। क्या कहते हैं, सेकेरिक एसिड, या इसका एक और नाम है ग्लूकेरिक एसिड। क्या कह सकते हैं इसको, ग्लूकेरिक एसिड भी कहा जाता है, सेकेरिक एसिड या ग्लूकेरिक एसिड। तो क्या करवाया आपने, ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेट HNO3 मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा ऑक्सीडेशन करा दिया। और इसको बनाने का एक और तरीका है, अभी इसके पहले आपने पढ़ा था COOH, CHOH होल 4 और CH2OH। इसका सीधा ऑक्सीडेशन करा दो आप, क्या करा दो, सीधा ऑक्सीडेशन, तो भी आपके पास ये बन जाएगा, क्या, ये वाला। तो दोनों तरीके से आप सेकेरिक एसिड बना सकते हो, बाय यूजिंग ग्लूकोज और बाय यूजिंग ग्लूकोनिक एसिड। टेक्स्ट बुक में दोनों दे रखे हैं, लेकिन मजेदार बात है उनको यही देखनी है, ठीक है। अब ये रिएक्शन आपको क्या बताएगी, बताइए मुझे। तो ये तो हम पहले प्रूव कर चुके हैं, 6 चेन वाला प्रूव कर चुके हैं, और हमको मैंने क्या कहा, ये क्या करता है, सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा सकता है, और वास्तव में यहां पर अल्कोहल था, इसीलिए तो ये COOH बना। वास्तव में यहां पर अल्कोहल था, इसीलिए ऑक्सीडाइज होकर ये बना। तो ये क्या बताता है, प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अब याद कीजिए मैंने आपको बताया था, फिशर ने क्या कहा था, प्रेजेंस ऑफ 1 प्राइमरी अल्कोहल 5 सेकेंडरी अल्कोहल्स, 1 प्राइमरी अल्कोहल 4 सेकेंडरी अल्कोहल्स, टोटल 5 अल्कोहलिक ग्रुप थे। तो ये प्राइमरी अल्कोहल यहां पर प्रूव हो गया। एक और बात यहां पर हमारी प्रूव हो गई, किसके अंदर, ऑक्सीडेशन के अंदर।
दूसरा है रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन। अगला हमको रिएक्शन कराना है रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सिल एमीन, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमीन आपको लेना है NH2OH। क्या लेना है? NH2OH लेना। क्या है आपको? ग्लूकोज, CHO, CHOH4, CH2OH। रिएक्शन इसकी करानी है आपको हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। किसके साथ करा दिया? हाइड्रोक्सिल एमीन। तो अब देखो होगा कुछ इस तरीके से। आपके पास ऊपर क्या है? ये वाला स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड OH, और ये इस तरीके से CHOH4 और CH2OH। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। अब आपके पास NH2OH है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। ये जो NH2OH है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से। इस रिएक्शन से क्या होगा? यहां से आपका एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। होगी कैसी रिएक्शन? तो यहां से बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आ जाएगा, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, यहां से दोनों हाइड्रोजन आएंगे, ये ऑक्सीजन आएगा। तो देखो यहां पर कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री हुई? 2। नाइट्रोजन की कितनी हुई? 2। तो ये कार्बन और ये नाइट्रोजन दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास HC डबल बॉन्ड NOH। क्या बना? HC डबल बॉन्ड NOH, और इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है आपका? CHOH4, और यहां पर क्या जुड़ा हुआ है? CH2OH। और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना इसी कार्बन से डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसको हम कहते हैं ऑक्सिन। क्या कहते हैं? ऑक्सिन। ध्यान से देखना, आपने रिएक्शन किसके साथ कराई थी? हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH। ये NH2OH का स्ट्रक्चर, ये CHO कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहां से आपने वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया, 2 वैलेंसीज कार्बन की फ्री हुई, 2 वैलेंसीज नाइट्रोजन की फ्री हुई, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। और ये जो स्ट्रक्चर देखो, ऑर्गेनिक की बहुत छोटी छोटी बातें यहां पर क्लियर हो रही है। ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, हाइड्रोक्सिल एमीन, ये ऑक्सीन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और वहां पर एक क्या जुड़ा हुआ होना चाहिए? OH ग्रुप। ठीक है, अब देखिए आपके पास ऑक्सीन बना तो इसका नाम क्या होगा? ग्लूकोज ऑक्सीन। क्या बना? ये ग्लूकोज ऑक्सीन। अब ये रिएक्शन प्रूव क्या करना चाह रही है? तो देखिए यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है? कारण कि यहां पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल हुई। अगर डबल बॉन्ड O नहीं होता तो ना तो वाटर रिलीज होता, ना ही कार्बन की 2 वैलेंसीज फ्री होती, और ना ही ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता। तो ये रिएक्शन भी प्रूव करती है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। क्या बताती है? प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो ये थी आपकी अगली रिएक्शन, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन। अब हमारा अगला रिएक्शन है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। अगली रिएक्शन है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। जो अगली रिएक्शन की हम बात करने जा रहे हैं वो है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड अगला रिएक्शन है हमारा। हम HCl के साथ रिएक्शन करेंगे। किसके साथ कराएंगे? HCl। रिएक्शन करानी है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। आपके पास क्या है? CHO, CH2OH, CHOH4 और CH2OH। रिएक्शन आपने करा दी HCl के साथ। तो क्या होगा? ये HCl जो है वो कुछ इस तरीके से टूटा है, H प्लस और Cl माइनस। ये टूटेगा H प्लस और Cl माइनस, और ये Cl माइनस जो है वो काम करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। किसकी तरह काम करता है? न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है न्यूक्लियोफाइल? मैं आपको क्लास 11 में पढ़ा चुका हूं। न्यूक्लियोफाइल मतलब हैविंग अफेक्शन टुवर्ड न्यूक्लियस, मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन रखना। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज ढूंढेगा Cl माइनस। कहां से ढूंढेगा पॉजिटिव चार्ज? तो देखो आपके पास ये कुछ स्ट्रक्चर CHO वाला कुछ इस तरीके से, CHOH4 और CH2OH, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो ये Cl माइनस जाकर अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। Cl माइनस जाकर अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। क्यों करेगा? क्योंकि यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज,
और कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। मैं ये कह रहा हूं यहां से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींच लिए, तो कार्बन के पास तो प्लस चार्ज ही आएगा ना, क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन ने ले लिया। तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज। तो जैसे ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आया तो ये Cn माइनस जाकर जुड़ गया किसके साथ, कार्बन के साथ। किसके साथ जुड़ गया, कार्बन के साथ। तो आपके पास अगला स्ट्रक्चर क्या बन गया, CHOH4, नीचे क्या बचा, CH2OH। अब देखो इस CH तो पहले से था, CH के साथ एक तरफ क्या जुड़ गया, Cn, और अब एक तरफ क्या बचा है, O। एक तरफ क्या बचा है, O के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज, और यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, प्लस चार्ज। ये प्लस चार्ज जाकर ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और ये इस तरीके से ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर बना, जो रिएक्शन आपके पास क्या बन जाएगी, CnOH, CHOH4, CH2OH, और इसको हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रिन। ये वाला जो ग्रुप बना ना, इसको हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। साइनो मतलब ये Cn ग्रुप जुड़ा है उसका, तो साइनो, और OH ग्रुप का हाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन, और इसका नाम क्या बनेगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या नाम बनेगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो इस तरीके से आपके पास हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन से क्या बन गया, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। और ये भी क्या बता रहा है, मुझे बताइए, अगर ये कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता तो क्या ये पूरी रिएक्शन प्रोसीड होती क्या। तो दिस रिएक्शन आल्सो प्रूव्स दैट प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ये भी क्या बताता है, कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। तो ये अगली रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। अब अगली थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विथ फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट। रिएक्शन विथ फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट के साथ आपको ये रिएक्शन बतानी है। रिएक्शन विथ फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्शन विथ फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने यहां पर रिएक्शन लिख रखी, वो है रिएक्शन विथ टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन, तो क्या होता है टॉलेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन। तो टॉलेंट रिएजेंट क्या होता है, तो टॉलेंट रिएजेंट इज अ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। क्या है ये, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर अमोनिया सॉल्यूशन मिलाया है, तो AgOH बना आपके पास और NH4NO3 बना। आपने क्या लिया, सिल्वर नाइट्रेट, और उसके अंदर डाला है अमोनिया सॉल्यूशन। क्या डाला, अमोनिया सॉल्यूशन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन के साथ आपके पास क्या बनेगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड और NH4NO3। अगर आप एक्सिस अमाउंट में अमोनिया सॉल्यूशन मिलाते हो तो फिर ये AgOH फिर रिएक्ट कर जाएगा अमोनिया हाइड्रोक्साइड के साथ, और ये बनाएगा आपका टॉलेंस रिएजेंट। ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, टॉलेंस रिएजेंट। इस ये तो दोनों रिएक्शन बता रही है फॉर्मेशन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट। ये तो क्या बता रहा है, फॉर्मेशन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट। हमें इस रिएक्शन की बात करनी है। आपने रिएक्शन कराई टॉलेंस रिएजेंट की किसके साथ, ग्लूकोज के साथ। किसके साथ कराई, ग्लूकोज के साथ। अभी इसके आगे दो रिएक्शन जो हमने देखी थी वो हमें ये बता रही थी कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन वो कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड ही है। ये रिएक्शन के लिए हमने सिर्फ एक ही देखा, कौन सा, जिसमें हमने ऑक्सीडेशन कराया, जिसमें हमने क्या कराया था, ऑक्सीडेशन। वो हमको ये बता रहा था कि एल्डिहाइड के अलावा कीटोन नहीं हो सकता, क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं था ब्रोमीन वाटर से। अब हम यहाँ पर बात करें, ये रिएक्शन भी हमें ये बता रही है कि है तो कार्बोनिल ग्रुप, पर वो कौन सा है, एल्डिहाइड है। तो क्या होगा, अगर आपके पास टॉलेंस रिएजेंट है और ग्लूकोज के साथ आपने टॉलेंस रिएजेंट की रिएक्शन कराई है, और ग्लूकोज को टॉलेंट रिएजेंट्स के साथ हीट करोगे, आप क्या करोगे, हीट करोगे। ग्लूकोज को टॉलेंस रिएजेंट के साथ अगर आप हीट करते हो, तो मान लीजिए ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर आपने ग्लूकोज डाल रखा है, ऊपर से आपने टॉलेंट रिएजेंट मिलाया और इसको हीट किया। तो हीट करने पर इस टेस्ट ट्यूब के बॉटम में या नीचे की ओर सिल्वर मिरर बन जाता है। क्या बन जाता है, सिल्वर मिरर। और इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। चांदी की परत चढ़ाई हो, वैसे टेस्ट ट्यूब की वॉल के ऊपर सिल्वर की लेयर बन जाती है, और उसका कारण है इस रिएक्शन के अंदर ये सिल्वर बन रहा है। दिख रहा है सबको, 2Ag ये बन रहा है, तो इसकी लेयर यहाँ पर जनरेट हो जाती है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, और ये एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, COOH। तो ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग टॉलेंस रिएजेंट, आप एल्डिहाइड कीटोन वाले फंक्शनल ग्रुप में एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड
12 चैप्टर है, उसमें भी इस रिएक्शन को आप वापस करोगे। तो याद रखें, अगर ग्लूकोज है आपके पास, उसका ऑक्सीडेशन आप करा रहे हो, तो आपके पास इस तरीके से ये रिएक्शन बन जाएगी। तो ये तो बात होगी किसकी, टॉलेंस रिएजेंट की। तो क्या होता है टॉलेंस रिएजेंट, तो इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये दोनों रिएक्शन अमोनिक, ये किससे बनता है, टॉलेंस रिएजेंट, और ये टॉलेंस रिएजेंट की रिएक्शन ग्लूकोज के साथ। अब मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये जो प्रोडक्ट यहां पर बना है, प्रोडक्ट है COOH CHOH होल 4 CH2OH। इसका नाम फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए अपने नाम के साथ। इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, मैं पढ़ा चुका हूं अभी इसी लेक्चर में। तो इसको हम कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। क्या कहते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। क्या है ये, ग्लूकोनिक एसिड। तो ये तो रिएक्शन होगी हमारी टॉलेंस रिएजेंट के साथ। किसके साथ होगी, टॉलेंस रिएजेंट। अब हम अगली रिएक्शन देखते हैं फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। अगली रिएक्शन हम देखेंगे फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। तो अगला है रिएक्शन विथ फेलिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ फेलिंग सॉल्यूशन। तो सबसे पहले फेलिंग सॉल्यूशन बनता किससे है, तो आपके पास दो सॉल्यूशन होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए और दूसरा होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी। दूसरा होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए तो क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। एक तो क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 और दूसरा क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। ये दो सॉल्यूशन बनते हैं आपके पास। फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या है, तो CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या है, तो NaOH का एक्वस सॉल्यूशन। इन दोनों, तो ए और बी को मिलाओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, फेलिंग सॉल्यूशन, जिसका फॉर्मूला आएगा CuOH होल ट्वाइस। तो ये आपका ग्लूकोज की रिएक्शन आपने करा दी फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, हीट किया, तो आपके पास Cu2O का फॉर्मेशन होगा जो देगा रेड पीपीटी, और CHO का ऑक्सीडेशन हो जाएगा COOH। मतलब ये कि ग्लूकोज को फेलिंग सॉल्यूशन के साथ हीट किया और अगर रेड पीपीटी बन गया तो हमको ये पता पड़ जाएगा कि एल्डिहाइड ग्रुप है और उसी के ऑक्सीडेशन की वजह से ये रिएक्शन पूरी हुई। ठीक है, अगर रेड पीपीटी नहीं बना मतलब ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रहा है। क्लियर होगी बात। तो ये रेड पीपीटी इस चीज का इंडिकेशन कर रहा है कि यहाँ जो ग्रुप प्रेजेंट है कार्बोनिल ग्रुप, वो कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये था रिएक्शन विथ फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट। अगला है रिएक्शन विथ फेनिल हाइड्रेजिन। रिएक्शन विथ फेनिल हाइड्रेजिन नेक्स्ट टॉपिक है आपका, रिएक्शन विथ फेनिल हाइड्रेजिन। फेनिल हाइड्रेजिन के साथ रिएक्शन करानी है, तो अब मैं कुछ इसको इस तरीके से लिख रहा हूं, CHO COH थ्राइस CH2OH। इसका कारण बताऊंगा मैंने क्यों लिखा है यहां। इसकी रिएक्शन मुझे करानी है फेनिल हाइड्रेजिन। तो ये फेनिल हाइड्रेजिन NH2 ये फेनिल हाइड्रेजिन है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5, ये फेनिल और फिर NH2 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बार बार ये बनाने की बजाय इसको हम ऐसे लिखेंगे, पर अब हमको ये पता होना चाहिए कि CHO कुछ इस तरीके से दिखेगा और फेनिल हाइड्रेजिन का जो है रिएक्शन वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से ये H2 निकलेगा और ये जाकर इससे जुड़ जाएगा। तो आपके पास क्या बन गया, पहले यहां तो ये बचा हुआ था HC, अब यहां क्या, डबल बॉन्ड NHC6H5, यहां क्या था COH CHOH होल थ्राइस और यहां पर आ गया CH2OH। ये बन जाएगा आपके पास। क्या हुआ, CHO ग्रुप था, फेनिल हाइड्रेजिन के साथ रिएक्शन कराई, तो ये आपके पास बना। इसको हम कहेंगे ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजिन। क्या कहेंगे, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजिन। ठीक है, इसको हम कहेंगे ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजिन। ठीक, अब ये तो पहली रिएक्शन हो गई। फेनिल हाइड्रेजिन आपने ले रखा है, रिएक्शन कैसे हुई मैंने यहां पर बता दी। क्या होगा, इस रिएक्शन से H2O निकल गया, इसलिए ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से हुई। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास एक्सिस फेनिल हाइड्रेजिन है। अगर आपने इसकी रिएक्शन एक्सिस फेनिल हाइड्रोजन के साथ करा दी 2C6H5 NH2 इसके साथ रिएक्शन करा दी मान लो, तो क्या होगा, आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा CH डबल बॉन्ड
NH C6H5 C double bond NH CHOH whole thrice CH2OH C6H5। ये सर, इसको हम कहेंगे डाइफेनिल हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? डाइफेनिल हाइड्रोजन, या इसको हम कहते हैं ओसाजोन। क्या कहते हैं? ओसाजोन। अगर आपने एक्सिस फेनिल हाइड्रोजन ले रखा है तो पहले कार्बन की रिएक्शन होगी थी, तो अब यहां पर ये रिएक्शन यहां होगी। कहां होगी ये रिएक्शन? यहां पर होगी, और यहां से ये H2 निकाल देगा और बाकी इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक, जैसे इसके साथ जुड़ेगा, बात को ध्यान से समझना, यहां पर जुड़ेगा तो ये बनेगा, और उसमें बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। बाय प्रोडक्ट से हमको मतलब नहीं है, बाय प्रोडक्ट आप टेक्स्ट बुक से देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये रिएक्शन कैसे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो एक यहाँ पर दो आपने ले रखे, तो एक ग्रुप अगर यहाँ जुड़ेगा और एक ग्रुप चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में। और बाय प्रोडक्ट में क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये तो H2 बन गया, और यहाँ से ये हाइड्रोजन भी तो निकल रहा है, दोनों निकले तब जाके यहाँ पर ये ग्रुप आकर जुड़ा। 1 2 3 4 कार्बन की 4 वैलेंसीज क्लियर। डाइफेनिल हाइड्रोजन, जिसको हम कहते हैं ओसाजेन, और इसको हम ग्लूकोसाजोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोसाजोन। क्या कहते हैं? ग्लूकोसाजोन, या ग्लूको अलग बोल दीजिए आप, ओसाजोन अलग बोल दीजिए, जैसे आपको सुटेबल लगे। ग्लूकोसाजोन या ग्लूकाजोन आप इसको कह सकते हैं, डाइफेनिल हाइड्रोजन को। तो ये थी अगली रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रोजन। अब हम आगे नेक्स्ट रिएक्शन की जो बात करने जा रहे हैं वो रिएक्शन है एसिटाइलेशन। अगली रिएक्शन है आपकी एसिटाइलेशन। ग्लूकोज की अगली रिएक्शन एसिटाइलेशन। ग्लूकोज की नेक्स्ट रिएक्शन है एसिटाइलेशन। ग्लूकोज की नेक्स्ट रिएक्शन जो हम ले रहे हैं वो है एसिटाइलेशन। जो हम ले रहे हैं वो है एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन में हमको रिएक्शन करानी है, रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। रिएक्शन करानी है एसिटिक एनहाइड्राइड। अब एसिटिक ग्रुप, एसिटिक CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पर भी क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O CH3। इसको हम कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या कहते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड। और ये बनेगा कैसे? तो आपके पास होगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहां पर भी क्या होगा? OH C डबल बॉन्ड O CH3। दो मोलिक्यूल्स हैं आपके पास किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3 C डबल OH CH3 C डबल OH, दो मोलिक्यूल्स कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो यहां से क्या होगा? माइनस H2O, वाटर मोलिक्यूल निकल जाएगा। तो ये क्या बचा? इस तरफ देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां से क्या बचा? C डबल बॉन्ड O CH3। इस तरीके से ये बनेगा एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बना ये आपके पास? एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड आपको लेना है और इसकी रिएक्शन करानी है ग्लूकोज के साथ। तो ये आपका ग्लूकोज CHO CH, अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखता हूं ताकि आपको पता पड़ जाए। OH H COH H COH H COH H और CH2OH। रिएक्शन किसके साथ कराओगे आप? CH3CO CH3CO2O, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ये रिएक्शन करानी है। तो क्या होगा? ये बॉन्ड कुछ या तो यहां से टूटेगा या यहां से टूटेगा, दोनों में से कहीं तोड़ दो। मैंने ये बॉन्ड यहां से तोड़ दिया, यहां से टूटा तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किस तरफ होगी? ऑक्सीजन की तरफ होगी। तो यहां तो आ जाएगा माइनस चार्ज और यहां आ जाएगा प्लस चार्ज। तो ये माइनस चार्ज क्या करेगा? यहां से ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है उन सबको निकाल लेगा। ऑक्सीजन के साथ जहां जहां हाइड्रोजन है उन सबको ले लेगा, और यहां से हाइड्रोजन से H निकलेगा। बात को ध्यान से समझना है। मान लो ये इस तरीके से लिख रहा हूं मैं, OH, ये बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन यहाँ तो ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे माइनस, और हाइड्रोजन H प्लस बनकर आ जाएगा बाहर। तो यहाँ माइनस है, ये प्लस है, ये इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा और क्या बना देगा? CH3 C डबल OH बनाएगा। तो देखो कितने बनेंगे CH3 C डबल OH? ऐसा ऐसा यहाँ पर होगा, ये एक, ऐसा ऐसा यहाँ पर होगा 2, ऐसा ऐसा यहाँ पर होगा 3, ऐसा ऐसा यहाँ पर होगा 4, और ऐसा ऐसा यहाँ पर होगा 5। तो टोटल आपको ये कितने लेने पड़ेंगे? 5, और साथ में क्या बन गया? 5 CH3 C डबल OH। क्या बन गया? 5 CH3 C डबल OH। तो अब आपका ये O माइनस यहाँ बचा है, और यहां से ये क्या बचा है? CH3CO प्लस। तो ये जाकर अटैक करेगा इस ऑक्सीजन के साथ,
तो क्या बन जाएगा आपके पास, एक तो ऊपर था CHO और नीचे क्या था CHO, यही बचा ना CHO डॉट, यहां से आकर क्या जुड़ रहा है CH3CO, क्या जुड़ रहा है CH3CO। ऐसा ऐसा कहां पे होगा 1 2 3 4 चारों में होगा, तो ये आ गया 4 और नीचे क्या बचा CH2O CH3CO, क्या बचा CH2O CH3CO। इस तरीके से ये प्रोडक्ट बना आपके पास किसके अंदर, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। इसको हम कहते हैं पेंटा एसीटेट, क्या कहते हैं पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ये प्रोडक्ट आपके पास बना और ये क्या प्रूव करेगा, तो मैंने आपको क्या कहा था 4 सेकेंडरी एंड 1 प्राइमरी, टोटल कितने एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं 5। तो यहाँ देखो पेंटा एसीटेट ये प्रूव करता है कि आपके पास इस स्ट्रक्चर में 5 एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ये बात एसिटाइलेशन वाली रिएक्शन से प्रूव हो गई, तो ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम है पेंटा एसीटेट। ठीक है, आप इसको CO CH3 भी लिख सकते हैं, वो आपका जुड़ेगा कैसे आपको पता पड़ जाएगी। यहां से जुड़ेगा ना, इस कार्बन से जुड़ेगा, ये इस वाले कार्बन से जुड़ेगा क्योंकि प्लस चार्ज इस कार्बन के पास है, तो COCH3 COCH3 पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन आपके पास होगा। ये तो थी आपकी एसिटाइलेशन। अब हमारी यहाँ की लास्ट रिएक्शन मेथाइलेशन, लास्ट रिएक्शन मेथाइलेशन की हम बात करेंगे। अब लास्ट रिएक्शन मेथाइलेशन। तो मेथाइलेशन में क्या करना है, हमारे पास है ग्लूकोज C6H12O6, रिएक्शन इसकी करानी है CH3OH के साथ, मेथेनॉल के साथ, एसिड की प्रेजेंस में HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करानी है। अब इस रिएक्शन को हम लिखेंगे कैसे, तो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन कम कर देते हैं, तो यहाँ क्या बन गया C6H11O5, क्या बना C6H11O5। तो यहां पर जो एक हाइड्रोजन निकाला था और एक ऑक्सीजन निकाला था उसको मैं इसी के साथ लिख देता हूं कुछ इस तरीके से OH। तो अब देखो ये वास्तव में तो C6H12O6 है ना, H11 और एक ये 12 O5 और एक ये 6 वास्तव में है ग्लूकोज, और उसको लिखा मैंने कुछ इस तरीके से समझने के लिए। अब मैं कर रहा हूं यहां पर CH3OH को मैंने ऐसे लिखा। इस रिएक्शन के दौरान HCl की प्रेजेंस में यहां से ये H2 आ जाएगा बाहर, क्या आ जाएगा H2 बाहर। जैसे ही H2 बाहर आया तो क्या बना आपके पास C6H11O5OCH3, ये जो बना वो क्या बना एस्टर, क्या बना एस्टर बना, जिसका नाम है मेथिल ग्लूकोसाइड। क्या नाम है मेथिल ग्लाइकोसाइड या मेथिल ग्लूकोसाइड, मेथिल ग्लाइकोसाइड या मेथिल ग्लूकोसाइड। ये आपके पास प्रोडक्ट बना और साथ में क्या बन गया H2O। तो ये लास्ट रिएक्शन थी आपके पास मेथाइलेशन, और ये रिएक्शन खत्म हुई आपका, जिसके अंदर हमने प्रूव किया कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो बताया था वो सही था। किसने बताया था, तो फिशर ने बताया था स्ट्रेट स्ट्रक्चर। और अगर उस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़े होते हैं। फर्स्ट क्या होता है CHO और प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप, थर्ड कार्बन के ऊपर OH ऑपोजिट साइड होता है, बाकी सब OH सेम साइड होते हैं। बाकी वैलेंसीज को हाइड्रोजन से क्लियर कर दो, ये बन गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये किसने बताया था, तो ये बताया था हमको फिशर ने। तो यहां तक की बात आज हम कर चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज तक। तो मैं आपको स्ट्रक्चर ग्लूकोज का बनाना भी सिखाऊंगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर अभी देखने बाकी है ग्लूकोज के। कल हम बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज, जिसके आप लोगों ने अभी चैप्टर में कई जगह देख रखा होगा डी ग्लूकोज जो लिख रखा है। मैंने अभी डी वर्ड का यूज नहीं किया क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे डी ग्लूकोज क्या होता है, एल क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, प्लस का साइन क्या बताता है, माइनस का साइन क्या बताता है, इन सब चीजों की अब हम बात करेंगे कल के लेक्चर में। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर पूरा होता है। तो आज जहां तक चैप्टर हो गया है, स्टार्ट से लेकर यहां तक आपको रीड करना है। 4 से 5 पेज आगे जो मैं कल पढ़ाऊंगा वो भी रीड कर लें। नोट्स इसके आज आपके पास पहुंच जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक आपको नोटबुक अलग से बनानी है, ऑर्गेनिक की नोट्स अलग नोटबुक में लिखें, इनऑर्गेनिक के नोट्स अलग में लिखें, ऑर्गेनिक के नोट्स अलग नोटबुक में लिखें। रोज के नोट्स रोज उतारते जाएं, आज के नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप नोट्स देखें, वीडियो को देखें और चैप्टर को रीड करें। ये तीनों काम साथ में करेंगे तो ही ये चैप्टर होगा। कई सारी चीज इसमें थ्योरी पोर्शन की है जिसमें आपको मेहनत ज्यादा करनी है।
अगर आपको कोई दिक्कत लगती है या नोट्स आपके पास नहीं पहुंचे हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बता ही दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सर प्लीज सेंड अस नोट्स, मैं नोट्स आप तक भेज दूंगा। और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे हमारे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।